फिल्म की बिगिनिंग में हम एक मीटियोराइट को एक माउंटेनस फॉरेस्ट में फॉल करते हुए देखते हैं। सीन कट होता है और हमें फॉरेस्ट के अंदर एक डियर दिखाया जाता है जिसका एक हॉर्न बैडली इंजर्ड हो चुका था। डियर अभी शॉक में था कि तभी हमने पीछे से उसकी तरफ एक टेंटिकल को बढ़ते हुए देखा। उस टेंटिकल के ऊपर छोटे छोटे और भी कई टेंटिकल्स थे जो डियर पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और एक्चुअली यहां रिवील होता है कि जो मीटियोराइट नीचे गिरा था उसके साथ एक एलियन भी जमीन पर आ गया था। अब सीन कट होता है और हमें एक कपल रूथ और हैरी को उसी पहाड़ी जंगल की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। रास्ते में ये लोग रुककर लंच करते हैं और नोटिस करते हैं कि जो वेटर बच्चा था वो काफी नर्वस था। वो उनसे पूछता है कि आप लोगों ने भी मीटियोराइट को फॉल करते हुए देखा। दोनों उस पर हंस देते हैं। दुनिया में कब मीटियोराइट्स गिरते हैं। ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं और जंगल में चलते चलते रूथ को कई बार ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कई बार वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता, पर रूथ को फिर भी शक होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। चलते चलते शाम भी हो जाती है। ये लोग खाना बनाते हैं, अपने टेंट्स लगाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात में दोबारा रूथ की आंख खुल जाती है एक अजीब से शोर से। वो बाहर निकलकर देखती है तो जंगल के किनारे एक डियर खड़ा उसे घूर रहा था। इस डियर का भी एक हॉर्न नहीं था। ये वही डियर था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो इतने अजीब तरीके से रूथ को देख रहा था कि रूथ भी डिस्टर्ब हो गई और तभी अचानक कोई आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो बुरी तरह डर जाती है, लेकिन ये तो हैरी ही था। वो थोड़ा रिलैक्स होती है और जब दोबारा जंगल की तरफ देखकर हैरी को डियर के बारे में बताने की कोशिश करती हैं, डियर वहां से जा चुका था, बिल्कुल वैनिश हो गया था। घबराई हुई रूथ हैरी को सब कुछ बताने की कोशिश करती है। हैरी उसकी किसी बात पर बिलीव नहीं करता और उसे दोबारा सोने के लिए ले जाता है। सुबह भी इसी तरह हो जाती है। ये लोग अपना सफर दोबारा कंटिन्यू करते हैं और हैरी रूथ को जंगल में एक स्पेशल जगह ले जाता है, समुद्र के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट। वहां हैरी रूथ को प्रपोज कर देता है। रूथ को खुश होना चाहिए था, लेकिन रूथ को पैनिक अटैक आने लग जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। हैरी ही उसे संभालता है और वो पिल्स खाकर अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। इन दोनों के बीच सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है और ये लोग जंगल में वापस आकर कैंप लगा लेते हैं। हैरी डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह यहाँ से चले जाएंगे। काफी टाइम तक दोनों खामोश थे, लेकिन फिर अचानक रूथ बोली और उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया हैरी? मुझे प्रपोज करने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर हैरी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ पिछले 8 सालों से थे। रूथ तो खुश होनी चाहिए थी, पर उल्टा उससे गुस्सा हो रही थी। यहाँ सब कुछ इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि हैरी इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपने टेंट के अंदर चला जाता है और रूथ वहीं बैठी रहती है और दोबारा उसे ऐसा ही फील होता है कि कोई उसे वॉच कर रहा है। खैर, रूथ भी इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए सो जाती है। सुबह जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि हैरी वहां नहीं था। वो एक नोट छोड़कर गया था, मैं वॉक पर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। हैरी के दूर होते ही रूथ को मौका मिल जाता है। वो अपने डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, पर सिग्नल ना होने की वजह से कॉल मिलती ही नहीं। सिग्नल ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे वही डियर मरा हुआ मिलता है। अजीब बात थी, मरने के बाद ये डियर पूरी तरह किसी ब्लैक कलर्ड लिक्विड से ढका हुआ था और उसका मुंह ऐसा फटा हुआ था जैसे किसी ने चूरी से उसके मुंह के 2 टुकड़े किए हों। इसे देखकर रूथ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पैनिक अटैक आने लग जाता है। हैरी आकर उसे संभालता है। रूथ कहती है, ये वही डियर है जो मुझे घूर रहा था। हैरी कहता है, रूथ ऐसा नहीं है, इस जंगल में बहुत सारे डियर हैं और इस लाश को देखकर लग रहा है कि इसे मरे हुए काफी महीने हो गए हैं। जरूर ये किसी बीमारी की वजह से मरा होगा, इसलिए इस पर ये ब्लैक लिक्विड है। ये लोग अपने कैंप में आकर जंगल से रिलेटेड बुक से और भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। हैरी कंफर्म करता है कि डियर डिजीज से मरा होगा और रूथ को यकीन दिलाता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। हैरी खाना बनाने लग जाता है और रूथ खुद वॉक पर चली जाती है। वॉक करते करते उसे एक केव नजर आता है। इस केव के सामने आते ही उसे एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे ये केव उसे अंदर आने पर मजबूर कर रहा था। वो केव के अंदर चली जाती है और उसे अंदर एक जगह ब्लू कलर्ड लिक्विड नजर आता है जो ग्लो कर रहा था। इससे पहले कि रूथ उस लिक्विड को टच कर पाती, वहां कोई आ जाता है जिसे हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन उसे देखकर रूथ जोरदार चीख मारती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हैरी काफी देर से रूथ का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब घंटों के बाद भी रूथ वापस नहीं आती तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है और जंगल में रूथ मिल भी जाती है, लेकिन अब उसका बिहेवियर काफी अजीब हो चुका था। हैरी ये चीज अच्छी तरह नोटिस नहीं कर पाता और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कहता है। रूथ उसकी बात ऐसे मानना शुरू कर देती है जैसे वो उसकी कोई रोबोट हो। उसके चेहरे पर इस टाइम कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आधी रात में जब दोबारा हैरी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि रूथ वहां नहीं थी। वो डर जाता है। लाइट लेकर वो बाहर जाता है तो एकदम से रूथ उसके पीछे से आ जाती है। उसके हाथ में हैरी का ही चाकू था। देखकर हैरी घबरा जाता है और पूछता है, ये चाकू लेकर तुम क्या कर रही हो?
रूथ जवाब देती है कि मुझे जंगल में से जानवरों की आवाजें आ रही थी, लगा कोई हम पर अटैक करने वाला है। हैरी इधर उधर देखता है, कोई जानवर नहीं था। अपना चाकू लेकर वो रूथ को वापस कैंप के अंदर ले आता है। हैरी तो सो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पूरी रात रूथ ने आंख तक नहीं झपकी। सुबह हो जाती है। हैरी दोबारा रूथ के लिए खाना बनाने लगता है। काफी टाइम बाद खामोशी को रूथ ने तोड़ा। वो कहती है, आई एम सॉरी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए था। चलो दोबारा उसी जगह पर ले चलो और प्रपोज करो। सुनकर हैरी खुश हो जाता है और उसे उसी जगह पर ले जाता है। दोबारा उसी तरीके से प्रपोज करता है और रिंग पहनाते ही रूथ एक बहुत ही घिनौना काम करती है। वो हैरी को ही क्लिफ से धक्का देकर फेंक देती है और वो नीचे गिर जाता है। पानी में नहीं, बल्कि पानी के अंदर एक पत्थर पर, इतने बुरे तरीके से कि लग रहा था हैरी अब मर चुका है। इसके बाद रूथ यहाँ से भागने लग जाती है और भागते भागते अचानक गिर भी जाती है। रूथ देखती है कि इसी जंगल में एक और कपल भी कैंपिंग करने के लिए आया हुआ था, जो रूथ को देख लेता है और पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों भाग रही थी? रूथ कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। उन्हें लगता है रूथ किसी मुश्किल में है। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन जंगल में सिग्नल्स नहीं थे। वो रूथ को अपने साथ रख लेते हैं, ये डिसाइड करते हुए कि अगली सुबह होते ही सिटी के लिए निकल जाएंगे। इन लोगों ने कई बार रूथ से पूछा, क्या हुआ, क्यों चुप हो, बात क्यों नहीं कर रही? लेकिन रूथ हमेशा खामोश रही और एकदम से रूथ ने अपना चाकू निकाल लिया। दोनों डर गए। उन्हें लगा रूथ इन्हें मारनी चाहती है, लेकिन रूथ इस टाइम सामने इशारा करती है। वहां हम देखते हैं कि हैरी आया था और वो ऐसे चल रहा था जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। मरना तो दूर, उसके जिस्म पर एक खरोच का निशान भी नहीं था। जब ये लोग भी हैरी को देख लेते हैं तो रूथ डरकर वहां से भाग जाती है और जो लड़का रूथ की मदद कर रहा था वो हैरी को रोकने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन हैरी अपनी फिंगर में से एक ब्लेड निकालते हुए उसका हाथ काट देता है और फिर उसे बुरी तरह काट भी देता है। उस आदमी की वाइफ भी डरकर रूथ के पीछे भागने लग जाती है। हैरी अब आराम से चलते हुए उनके पीछे आ जाता है। वो उस औरत को मारने वाला था। रूथ जानती थी कि वो निकलकर उसे बचा सकती है। वो बाहर निकलती भी है, लेकिन हैरी उसकी एक बात नहीं सुनता। अपने हाथ वाले ब्लेड से पहले उस औरत के मुंह के 2 टुकड़े करता है और फिर उसे मार डालता है, जिसके बाद वो उसी चाकू को पॉइंट कर देता है रूथ पर और पूछता है, तुम्हें मेरी सच्चाई कैसे पता चली? और यहाँ ट्विस्ट रिवील होता है। इस टाइम रूथ के सामने जो हैरी खड़ा था वो इंसान नहीं था, वो एक एलियन बन चुका था। कब, कैसे, किस तरह, इन सारे सवालों के जवाब रूथ उस एलियन के साथ साथ हमें भी देती है। वो कहती है कि जब मैं वॉक के लिए निकली थी तो मुझे एक केव मिला जिसके अंदर ब्लू लिक्विड था। उसी केव के अंदर अचानक मेरी नजर हैरी की बॉडी पर पड़ी। उसका भी वही हाल था जो पिछले दिन उस हिरन का हुआ था, और उसी वक्त मैं समझ गई कि तुम इंसान नहीं हो, कोई और एंटिटी हो जो पहले हिरन का भेस लेकर मुझ पर नजर रख रहे थे और फिर हैरी को मारकर मुझ पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक्चुअली इस एलियन की खासियत यह है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है, उसकी मेमोरीज और फीलिंग्स के साथ। अब रूथ उसे सोच में डूबा देखकर वहां से भाग जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोबारा पैनिक अटैक्स आने लगे थे, पिल्स भी ली। यहाँ वो सारी चीजें सोचती है जो उसने एलियन हैरी की सच्चाई जानने के बाद की थी। केव से आने के बाद वो एक्सप्रेशनलेस इसलिए थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी। रात में जब उसके पास चाकू था, उसने हैरी को मारने के लिए ही उठाया था, पर वो मार नहीं पाई। पूरी रात टेंट में हैरी के साथ रहने के बावजूद उसने 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं झपकी, क्योंकि उसे लग रहा था कि हैरी के रूप में जो भी है वो उसे नुकसान पहुंचा देगा। जिसके बाद उसने अगली सुबह उसे मारने का प्लान बनाया और उसी प्लान के लिए प्रपोजल के बहाने क्लिफ पर ले गई और धक्का दे दिया। लेकिन ये हैरी था ही नहीं। इंसान होता तो मरता ना, वो तो एलियन था। दोबारा जिंदा होकर उसके पीछे पड़ गया। यहाँ एलियन साइड की स्टोरी पता चलती है। ये एलियंस हर प्लैनेट पर जाते हैं। जो प्लैनेट इन्हें अपने लोगों के रहने के लिए सूटेबल लगता है, वहां अपनी कॉलोनीज को बुला लेते हैं। अर्थ पर भी ये एलियन यही देखने आया था कि क्या ये प्लैनेट सेफ है या नहीं। यहाँ आते ही उसने अर्थ के ऑर्गेनिजम्स का रूप लेना शुरू कर दिया और उनके बारे में जानना शुरू किया। लेकिन एक अजीब चीज जो उसने जिंदगी में पहली मर्तबा एक्सपीरियंस की, इस प्लैनेट पर लव नाम का एक इमोशन था जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। क्योंकि उसने हैरी के सारे इमोशंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए थे, इसलिए अब उसे रूथ से प्यार भी था। इसीलिए तो वो रूथ को मार नहीं पाया था। रूथ अपने आप को बचाने के लिए उस पर कई अटैक्स भी करती है, लेकिन एलियन उससे कुछ नहीं कहता। अपने आप को बार बार हील करता रहता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि रूथ उससे प्यार से पेश आए ताकि वो इस फीलिंग को और अच्छे से एंजॉय कर सके। प्यारी प्यारी बातों में बुला फुसलाकर वो रूथ को वहां से दूर ले जाता है। वो अपनी एलियन शिप दिखाता है और कहता है, मेरे साथ चलो,
थोड़ी देर में मेरे जैसे और भी कई एलियंस यहाँ आ जाएंगे और आते ही इस दुनिया के सभी इंसानों को मार देंगे और अपना कब्जा जमा लेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे प्लेनेट पर चलोगी। रूथ उसकी बातों से तंग आ चुकी थी। उसका सारा ध्यान इस टाइम पानी पर था, जहां एक शार्क थी। उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो जल्दी से अपना चाकू एलियन की बॉडी में स्टैब करके पानी में भाग आती है। एलियन के बॉडी से खून निकलने लगता है और खून की स्मेल सुनकर शार्क फौरन से उसे पकड़ लेती है। मौका पाते ही रूथ जंगल की तरफ भाग जाती है। उसे लग रहा था वो बच गई। जंगल में काफी दूर आकर वो अपने कैंप के पास बैठकर सांस लेने लगी। थोड़ा खाना खाया, पैनिक अटैक्स रोकने के लिए एक पिल ली। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि वो एलियन अभी भी नहीं मरा था। उसने उल्टा उस शार्क को ही मार दिया था और उसके बाद अपनी कटी फटी बॉडी को दोबारा हील करते हुए, जोड़ तोड़ करते हुए रूथ की तरफ बढ़ जाता है। वो हर हाल में रूथ को पाना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किसी इंसान को मारकर उससे पाया नहीं जा सकता। वो सोचता है क्यों ना हैरी की बॉडी से निकलकर रूथ की बॉडी के अंदर चला जाए। इसलिए वो रूथ को पकड़कर एक ककून के अंदर बांध देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उसका रूप लेने की कोशिश करता है, उसकी इमोशंस और मेमोरीज लेने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि रूथ अभी भी पूरी तरह मरी नहीं थी और वो एलियन बिल्कुल रूथ बन गया था। इस टाइम रूथ को पैनिक अटैक्स आ रहे थे और एलियन भी इन पैनिक अटैक्स वाली फीलिंग्स को फील करता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इस टाइम रूथ के पास सारी पिल्स भी खत्म हो चुकी थीं। एलियन पिल नहीं ले पाता और एंजाइटी वाली फीलिंग से पागल होने लगता है। ये देखते हुए रूथ हंसने लग जाती है और कहती है, लो अब मजा। उसे कमजोर पड़ा देखकर रूथ एक पत्थर उठाती है और मार मार कर उसके सर पर बुरी तरह क्रश कर देती है और फौरन इस जंगल से भाग जाती है। गाड़ी लेकर वो जंगल से निकल चुकी थी। लेकिन पीछे से दिखाया गया कि एलियन ने दोबारा अपने आप को हील कर लिया था, इस बार रूथ की शक्ल में, और अब वो गाड़ी के रेडियो के जरिए दोबारा रूथ से बातें करने लगा था। रूथ पहले से भी ज्यादा डर गई थी। वो समझ गई थी कि ये एलियंस उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी एलियन शिप्स उसी पहाड़ी जंगल के अंदर क्रैश कर रही हैं। यानी जिस तरह उस एलियन ने कहा था, अब उसकी पूरी कॉलोनी यहां आ चुकी थी और वो जल्द ही इंसानों को मारकर इस अर्थ पर अपना कब्जा बना लेंगे। और इसी तरह इस डरा देने वाली एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।